तो स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 9B पे है और क्वेश्चन नंबर है 10। कह रहे त्रिभुज ABC जो है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है और DEF क्या है, भुजा BC AB और AC के मध्य बिंदु है, भुजा BC AB और AC के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कि रेखाखंड रेखाखंड EF पर लंब होगा, यानी कि यहाँ पे ये लंब है, AD जो है EF पर लंब है और उससे समद्विभाजित होगा, यानी कि यहाँ पर EF द्वारा AD समद्विभाजित हो रहा है। यानी हमें दिखाना है कि AL जो है ना, AL बराबर है इस DL के, यानी कहने का मतलब कि L जो है AD का मध्य बिंदु है, ये हमें दिखाना है। चलिए इसको देखते हैं। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या कह रहा है कि AB बराबर है AC के और ये भी दिया है कि DE और F क्रमशः भुजाओं BC AB और AC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि EF जो है ना लंब है, EF पर लंब है AD लंब है EF पर, AD लंब है EF पर, AD लंब है EF पर तथा L जो है AD का मध्य बिंदु है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या में ऐसे भी लिख सकते हैं कि EF AD को L पर समद्विभाजित करता है, यह भी कह सकते हैं समद्विभाजित करता है, ठीक है, ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए मैं इसका प्रमाण देखता हूं, बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी, चलिए इसको देखते हैं। मैं यहां चलता हूं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, ध्यान से देखो ABD और ACD इन दोनों को पहले सर्वांशम करते हैं, तो तीन चीजें बराबर दिखानी होंगी। तो चूंकि AB बराबर AC तो हमारे पास दिया है, ठीक है, और यहाँ पे BD बराबर CD भी लिख सकते हो, BD बराबर CD, क्यों, क्योंकि D BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए अब क्या हो सकता है, तो AD बराबर में AD उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ कॉमन है दोनों में, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के साइड सर्वांग समता से, ठीक है। और जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां पर, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल ADB बराबर में एंगल ADC, जाहिर सी बात है यह दोनों एंगल बराबर होगा और दोनों 90-90 हो जाएंगे। क्यों 90 होंगे, क्योंकि यह एक रेखा है, रेखा पर एक अन्य रेखा ही है और ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं और दोनों का योग 180 होता है, तो जब बराबर होंगे तो 90-90 ही ना होंगे, CP से। चलिए 90-90 हो गया, यानी कि यहाँ वाला कोण 90 हो गया। चलिए चूंकि E तथा F क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है, AB तथा AC का मध्य बिंदु है, तो यहां से आपका यह EF समांतर हो जाएगा BC के। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, EL समांतर हो जाएगा BD के, ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आधा भी तो समांतर हो जाएगा ना, यह दोनों भी बराबर समांतर हो जाएगा। अच्छा, जब यह 90 है तो यहाँ वाला भी कोण 90 हो जाएगा ना, संगत कोण से। अच्छा, तो एंगल ALE बराबर में एंगल क्या हो जाएगा, ADB बराबर 90, क्यों होगा, संगत कोण के,
तो जब ये 90 हो गया यहाँ पे, इसलिए क्या कह सकते हैं कि AD लंब है EF पर। 90 होगा तो AD लंब है EF पर। अब देखो हमें यह दिखाना है कि L AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि E AB का मध्य बिंदु है और EL समांतर है BD के, तो यह दूसरा वाला बिंदु भी तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा ना। चलिए, चूंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि E AB का मध्य बिंदु है, और ये दिया है कि EL समांतर है BD के, इसलिए L जो हो जाएगा AD का मध्य बिंदु होगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही मध्य बिंदु प्रमेय जो था ना, मिड पॉइंट थ्योरम जो था, मिड पॉइंट थ्योरम के प्रतिलोम से, उसी के ना उल्टा से मैंने दूसरा जो प्रमेय उसके बाद बताया था। चलिए, तो ये उसका मध्य बिंदु गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपका EF AD को L पर क्या है ना, बिंदु दिया है L पर है ना जी, हाँ L पर समद्विभाजित करता है, L पर समद्विभाजित करता है, हमने यहाँ पर दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु X और Y है। मैं यहाँ पे त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज ABC के भुजाओं AB का मध्य बिंदु यहाँ पे X है और यहाँ पर AC का मध्य बिंदु जो है Y है। ठीक है, भुजा BC के किसी बिंदु Z पर मिलाएं। अच्छा, BC के A से कहाँ मिलाना है? भुजा BC के किसी बिंदु Z से A को मिलाएं। अच्छा, A को मिलाना है कोई बिंदु यहाँ पर Z लेकर। तो हमें क्या साबित करना है? तो सिद्ध करें कि XY AZ को समद्विभाजित करता है। XY जो है AZ को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका बिंदु मैं कुछ ले लेता हूँ या O ले लेता हूँ। चलिए, दिया है त्रिभुज ABC में X तथा Y क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है, AB तथा AC का मध्य बिंदु है। अच्छा, तो सिद्ध करना है, इतना ही लिखते हैं, तो सिद्ध करना है कि XY जो है AZ को समद्विभाजित करता है, ये हमें दिखाना है। तो ये समद्विभाजित में इधर से होता है, मैं बार बार ऐसे लिख देता हूँ, आप उसको सुधार कर लेना। चलिए, इसका प्रमाण देखो, चलो समझो। मैं यहां देख रहा हूं कि X तथा Y क्रमशः AB तथा AC का मध्य बिंदु है। अच्छा, जब यह मध्य बिंदु है तो यहां से XY समांतर हो जाएगा BC के, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा ना जी। अच्छा, जब समांतर हो जाएगा तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि XO समांतर है BZ के, XO समांतर है BZ, पूरा समांतर है, ये इसका थोड़ा सा हिस्सा भी लेंगे तो वो भी आपका समांतर ही होगा। अच्छा, आज चूंकि X AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो हम लोग जो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम पढ़े थे उसमें देखे थे कि किसी त्रिभुज, यहाँ पे देखो ABZ में, कि एक भुजा का मध्य बिंदु से जाने वाली रेखाखंड किसी अन्य भुजा के समांतर हो तो दूसरी वाली भुजा को भी समद्विभाजित करती है। वो यानी कि इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि OAZ का मध्य बिंदु है। कैसे? तो लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम के प्रतिलोम से हो जाएगा। अच्छा, जब OAZ का मध्य बिंदु है, अतः यहां लिख सकते हैं कि XY AZ को समद्विभाजित करता है, हमें यही ना दिखाना था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 का A नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने
वाली रेखाखंड एक वर्ग बनाती है। चलिए मैं एक वर्ग ले लेता हूं, यहाँ पे यह एक वर्ग हो गया, ठीक है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं ए बी सी डी। वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु पी ले लेते हैं, बी सी का क्यू और सी डी का यहाँ पे आर ले लेते हैं और यहाँ पे डी ए का जो है एस ले लेते हैं। तो इनको क्रम से मिलाने पर जो आकृति बनेगी ना वह भी आपकी वर्ग ही होगी। ए बी क्यू आर आर एस और यहाँ पे एस पी, इन चारों को मिलाने पर जो ये आकृति बन रही है यह भी आपका वर्ग है। ये हमें साबित करना है। हमारे पास दिया है, दिया क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि पी क्यू आर तथा एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसके एक विकर्ण को मिला देता हूं, ए बी सी डी का एक विकर्ण ए सी मिला देता हूं, ये डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो रचना है, लिख देते हैं, रचना में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। विकर्ण ए सी को मिलाया, ठीक है, विकर्ण ए सी को मिलाने का काम। चलिए इसको कई प्रकार से हम लोग इसे साबित कर सकते हैं। चलो इसका प्रमाण देखते हैं। ए सी को मिला दिए, अच्छा चूंकि पी तथा क्यू क्रमशः ए बी तथा ए बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए यह पी क्यू जो होगा समांतर हो जाएगा ए सी के और आधा भी हो जाएगा ए सी के आधा भी हो जाएगा और पी क्यू समांतर भी हो जाएगा ए सी के। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आर तथा एस, ये कैसे हो रहा पता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से। आर तथा एस क्रमशः सी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु है। तो यहां से भी आपका जो एस आर होगा वह आधा हो जाएगा एसी के और एस आर जो होगा समांतर हो जाएगा एसी के। इसलिए यहां से देखो पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर के और पी क्यू समांतर हो जाएगा एस आर के, ठीक है। समझ गए ना, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होगी। तो इससे तो ये तो समांतर चतुर्भुज हुआ, हमें दिखाना है कि वर्ग है। तो अगर हम लोग इसकी प्रत्येक भुजा बराबर दिखा दें और विकर्ण भी बराबर दिखा दें तब हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं इसके प्रत्येक भुजा, ये पी क्यू आर इसकी प्रत्येक भुजा बराबर दिखा दूं और इन विकर्णों को भी बराबर दिखा दूं तब आपका ये वर्ग कहलाने लगेगा, ठीक है। चलिए तो मैं एक काम करता हूं, पहले लेता हूं त्रिभुज P, यहाँ पे लेता हूं इस वाले को बी पी क्यू, त्रिभुज बी पी क्यू तथा त्रिभुज ए पी एस में, बी पी क्यू और ए पी एस इन दोनों को सर्वांशम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए पी बराबर में बी पी, क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग यह वाली भुजा भी इस भुजा के बराबर लिख सकते हैं, ए एस बराबर में बी क्यू, क्योंकि देखो ये वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अच्छा तो ए डी बराबर में यहाँ बी सी हो जाएगा, ए डी बी सी बराबर हो जाएगा और इसका आधा भी आपस में बराबर होगा ना। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए एस बराबर में बी क्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए डी जो है बी सी के बराबर है, इसलिए उनका आधा भी बराबर होगा, इन दोनों का आधा भी आपस में बराबर होगा, इसलिए यह बराबर हो गया। एक और रीजन मिल जाए तो काम बन जाए, तो यहाँ तो हो ही जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हम एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90।
यह 90-90 बराबर होगा ना, यानी कि यह त्रिभुज जो होगा APS सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BPQ के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांगसम से। यहाँ पे भी आप सुधार कर लेना, इसको पहले लिखना चाहिए था, मैंने उल्टा लिख दिया है। इस त्रिभुज को पहले, इस त्रिभुज को बाद में होना चाहिए था, है ना, जैसे यहाँ पे दिखाया है त्रिभुज APS और त्रिभुज BPQ। तो यहाँ से हमने यह दिखा दिया सर्वांगसम, तो यहाँ से PS जो हो जाएगा PQ के बराबर हो जाएगा CPCT से। चलिए अब देखो, यह इसके बराबर हो गया, और चूंकि यह इसके बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हम लोग दिखा दिए ना ऊपर, ये देखो यहाँ पे बराबर दिखाया है ना, यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर, तो यह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यह इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको सर्वांगसम करूं तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार यह वाला इसके बराबर हो जाएगा ना जी, RS बराबर हो जाएगा QR के। इसी तरह से अगर मैं इसको और इसको सर्वांगसम करता, इसलिए यहां से हमने दिखा दिया कि PQ बराबर QR बराबर RS बराबर में PS, ये चारों आपस में बराबर होगा। समझ ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर दिखा दिए, और इसी प्रकार हमने इसको बराबर दिखा दिया, यानी चारों आपस में बराबर। तो यहां से हमें पता चल गया चारों भुजाएं बराबर हो गए। तो हो सकता है कि ये समचतुर्भुज है, हमें तो दिखाना है कि ये वर्ग है। समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो हमें दिखाना है वर्ग है। तो वर्ग में या तो विकर्ण आपको बराबर दिखाना होगा, है ना, विकर्ण बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में ही विकर्ण बराबर होता है, समचतुर्भुज में नहीं होता है। या तो प्रत्येक कोण 90 दिखाना होगा। दो रीजन आपके पास है, दोनों में से कुछ कर सकते हैं। तो चलिए हम विकर्ण को ही बराबर दिखा देते हैं तो काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखो, चूंकि यहाँ पे देखो P तथा R क्रमशः AB तथा CD के मध्य बिंदु है। ये P और यहाँ R, AB और CD के मध्य बिंदु है। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ AP लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AB, और यहाँ पे AP लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AD, और यहाँ पे यह जो DR है वह हाफ ऑफ CD हो जाएगा। और चूंकि AB CD के बराबर है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग है, तो चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AP बराबर में DR, AP बराबर में DR तथा AP समांतर भी DR लिख सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग है, तो वर्ग के आमने सामने की बजाय तो समांतर हो ही जाएंगे ना जी। चलिए, तो ये पूरा समांतर, तो इनका हाफ भी समांतर, यहाँ लिख दो ये पूरा समांतर है, इसीलिए मैंने इसका हाफ भी आपस में समांतर कर दिया। चलिए, तो यह आमने सामने की बजाय बराबर और समांतर होगी, अतः यहाँ कह सकते हैं कि APRD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो जब ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से AD बराबर में PR हो जाएगा, AD बराबर में PR हो जाएगा ना, जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो आमने सामने की बजाय बराबर। इसी प्रकार अगर मैं इसको समांतर चतुर्भुज दिखा दूं, तो यहां से आपका AB बराबर में QS हो जाएगा, AB बराबर QS हो जाएगा। अच्छा, चूंकि आपके पास AB AD के बराबर होगा, क्योंकि ABCD एक वर्ग है, तो इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएगा, इसलिए PR जो होगा QS के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे PR बराबर QS हो गया। तो देखो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तो वह क्या होगा, वह वर्ग हो जाएगा। अतः PQRS एक वर्ग है। देखे ना, कितना कुछ हमें इसमें करना पड़ा ये चीज साबित करने के लिए। देखिए इसका बी नंबर 12 का बी नंबर कह रहा है आयत ABCD, यहाँ पे आयत एक दिया है कि भुजाएं मध्य बिंदु EFGH है। तो सिद्ध करिए कि EFGH एक समचतुर्भुज है। EFGH ये जो बन रहा है यह एक समचतुर्भुज है। अथवा यहाँ पे दिया है कि सिद्ध करिए कि आयत के क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड से एक समचतुर्भुज बनता है। आयत के क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने से एक समचतुर्भुज होता है। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए इसको साबित करते हैं। दिया है हमारे पास, क्या दिया है कि ABCD एक आयत है, और दिया है कि EFGH
जी और एच क्रमशः ए बी सी सी डी तथा देख लो ए बी सी सी डी और तथा ए डी का मध्य बिंदु है तो सिद्ध करना है ई एफ जी एच एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में हमें दिखाना होगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और आमने सामने की भुजाएं समांतर है, ये दिखा सकते हैं। चलो इसका प्रमाण देखते हैं। तो प्रमाण से पहले मुझे एक रचना करनी होगी। रचना में किसी एक विकर्ण को मिला देते हैं। यहाँ लिख देते हैं विकर्ण BD को मिलाया, ठीक है, BD को मिला देते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ भी काम करें, है कुछ नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ भी काम कर रहे हैं। मैंने विकर्ण BD को मिला दिया, यह रचना है तो इसे मैं डॉटेड रख देता हूँ। चलिए समझिए अब इसके बाद प्रमाण इसका। मैं यहाँ कह सकता हूँ, चूंकि यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि E तथा H क्रमशः AB तथा AD का मध्य बिंदु है। E और H, AB और AD का मध्य बिंदु। तो यहाँ से जो EH जो होगा, EH यह समांतर हो जाएगा FG क्या नाम है, BD के तथा EH जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा BD के। कैसे? मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर G तथा F क्रमशः CD तथा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो इसके अनुसार हो जाएगा आपका, यह आपका FG जो है ना समांतर हो जाएगा BD के, और FG जो है ना आधा हो जाएगा BD के मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो यहाँ पे EH समांतर है BD के और FG भी समांतर है BD के, इसलिए EH समांतर हो जाएगा FG के तथा ये दोनों के हाफ इसके बराबर, यानी कि EH बराबर हो जाएगा FG के। इतना समझ में आया? तो जब आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होगी, अतः क्या कह सकते हैं कि EFGH जो है ना, EFGH एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। इसके लिए ये पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें दिखाना है कि समचतुर्भुज है। तो मैं इस त्रिभुज को सर्वांग सम करता हूं। त्रिभुज DGH तथा त्रिभुज CGF में इन दोनों को देखो, तो मैं यहाँ एक 90-90 ले लूंगा। ये G मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि DG बराबर हो जाएगा CG के। क्यों? क्योंकि G CD का मध्य बिंदु है, CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे हो जाएगा कि DH बराबर में CF हो जाएगा। अब कहोगे कि क्यों? तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे AD बराबर है BC, क्योंकि ये आपका आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी ना। अच्छा, तो बराबर होंगी तो इसका आधा भी तो आपस में बराबर होगा ना जी, इसका हाफ भी आपस में बराबर हो गया। चलिए, और तीसरा चीज हो जाएगा एंगल D बराबर एंगल C। तो यहाँ से त्रिभुज क्यों होगा? प्रत्येक 90 होने का जगह, तो त्रिभुज DGH सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CGF के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। और जब सर्वांगसम हो गया तो CPCT से यहाँ से आपका बराबर हो जाएगा आपका कौन सा, GH बराबर हो जाएगा, है ना, GH जो हो जाएगा, यह GH बराबर हो जाएगा इसके, है ना, FG के CPCT से। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों को सर्वांग सम करता
तो यहाँ से आपका GH बराबर हो जाता है किसके बराबर हो जाता है जी, EH के हो जाता ना, यह इसके बराबर हो जाता। और देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये आपस में बराबर है ना जी। और उसी तरह यह इसी के बराबर हो जाएगा आपका EH, जो अगर सर्वांगसम करूंगा इसको तो EH बराबर हो जाएगा आपके किसके, EF के। तो इसलिए हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर बराबर हो गया EF बराबर में EH बराबर में GH बराबर में FG। हमने ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर। और एक ऐसा, आपको पता है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे कह सकते हैं अतः EFGH, अतः EFGH एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। हमें समचतुर्भुज ही ना दिखाना था तो दिखा दिए समचतुर्भुज है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। और सभी नोट्स को डाउनलोड करने के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।